पाक फौज की गाड़ियों के पहुंचने पर अफगानी फौजी वहां पहुंच चुकी थी। जनरल अशरफ महमूद, ब्रिगेडियर यूसुफ, शहरयार मलिक, दाऊद अलीफ अलवी अफगान की सरहदें लांघ कर अंदर दाखिल हुए और जलालाबाद में मौजूद उस घर पर पहुंचे जहां इसराइल और कतर के गैंग के दहशतगर्द हथियार लेस वहां मौजूद पहरा दे रहे थे। जबकि पाक फौज का सुनते ही अफगानी फौज भी वहां पहुंच चुकी थी। डेटोनेटर्स, तस्सी बम, असला बारूद और रॉकेट लॉन्चर, गोले, मार्टर गोले, डायनामाइट्स, ग्रेनेड समेत सैकड़ों खतरनाक और ममनूना बोर के कारतूस दिए वो सब मुकाबले में थे। शेर अलीफ के हाथों रॉकेट लॉन्चर था। फिजा में शोले भड़क उठे थे। सब उस घर को घेरे में लिए मुकाबले में थे, जिनसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो अंदर मौजूद पीस को सेव कर रहे हैं या सामान को। अलीफ के अंदर कहीं जो तड़प थी कि बोनी कैसी होगी। अब अंदर आलम का सोचते वो कुछ पुरसुकून हुआ था, पर वो खुद पर जाहिर नहीं कर सकता था। उसकी नजरें शेर पर गईं और उसकी गाड़ी पर जिसकी ओट में था वो, पर मुखालिफ समेत से आता रॉकेट। शेर। वो धाड़ा और भागते हुए झपट कर शहरयार को खींचा, नीचे झुका और घसीट कर काफी दूर ट्रॉली की आड़ में आए। दिन के वक्त भी फिजा में धुंध फैल गई थी। रॉकेट फायर्स की आवाजों ने कान के पर्दे फाड़ने लगे थे, जबकि उनके सामने कई नमक हराम आ गए थे। हमें अंदर तक जाना है अलिफ। जमीन पर लेटा शेर आंखों पर दूरबीन लगाए देख रहा था, बल्कि उस पर नफ्स जदीद थर्मल इमेजिंग साइट की मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। पास ही अलीफ रॉकेट लॉन्चर लिए दुश्मन का सीना चीर रहे थे। मैं जा रहा हूँ। अचानक अलीफ उठा तो साथ शहरयार भी उसके खड़ा हुआ। जरूर जाएंगे। उसने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखा। दोनों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए बूट में मुगीत भारी कदम उनके समेत बढ़ाए। उनके हौसले को देखते पाक आर्मी नौजवान भी बुलंद नारे लगाए पीछे हुए, और वो बीच में आते हर पत्थर को ठोकर रिसीव करते उनके सीने चीरते जा रहे थे। जमीन लहूलुहान हो गई, हौसले बुलंद होते गए। दुश्मनों के सीने पर बूट रखते वो घर को होते घेर के दफातन एक टोला अलीफ पर झपटा। वो जो पहले ही उन नमक हरामों की असलियत पर बिपरा हुआ था भड़क उठा। पीछे खड़े उसकी गर्दन दबोचे अफगानी फौज के बंदे और आगे खड़े उसके सीने चीरने के लिए किंग के आदमी को देखते उसकी आंखें लहूलुहान हो गईं। एकदम वो झुका और नीचे से उसकी टांगें खींचकर पीछे वाले को ठा के साथ पीठ के बल नीचे गिराया। जब उसकी पीठ पर मजबूत गोलियां मारी गईं, अलीफ ने लब पीछे उड़ाते हुए बाहों में ब्लेड लगा अपना पंजा उस स्याह फार्म के सीने में मारा। वो जब तक संभलता उससे झुककर अपना लॉन्चर उठाया। नीचे पड़े वजूद के मुंह पर बूट रखे उससे निशाना उससे आफाम का लेते पीछे खिला बाजी मारी। तेज भड़कते शोलों के साथ वो दूसरों से गुत्तम गुत्ता हो गया, जिसे देखते शेर भागता उसके पास पहुंचा और अब दोनों मिलकर उनसे लड़ रहे थे। आगे बढ़ो। ब्रिगेडियर की आवाज़ पर उनके हौसले मजीद बढ़े और शेर की गुर्राहट के साथ उन्होंने खुद लहूलुहान होते उन्हें बेजान कर दिया। हमारे मुल्क पर अपनी मकरू नजर रखोगे तो हम घर में घुसकर वो नजरें नोचेंगे। अलिफ ने धाड़ते हुए नीचे पड़े आदमी की आंखें नोची और उसे चीखते छोड़कर आगे बढ़ा। रुको। यकायक फिजा में उस साड़ से खामोशी छा गई और बेशक ये धार फिजाओं में गूंजने वाली उनके पीस की थी। खामोशी के साथ ही धुन छुटी। शाम के साय में वो दरवाज़ा खोला, जिससे लहूलुहान फैला जोड़ा वजूद बाहर आया। साइर। शहरयार उसे दिखता मुस्कुराया। नूर। अलिफ उसकी बाहों में मौजूद सुर्ख लहंगे में वजूद को देखते बड़बड़ाया। बब्बोनी। उसके दिल ने सरगोशी की और वो जो उससे नफरत जता रहा था उसे सामने पाकर तड़प गया। साइड सबको देखता मुस्कुराया और चलता हुआ दाद के पास आया, जिस पर उससे लब भींचकर सुर्ख लहू आंखों से नूर के वजूद को देखा और मशकूर नजरों से साहिर को देखते बाहें फैलाई। कहर जमान कहाँ है बीस्ट? जर्नल ने फिजा में जलने की बू और घर से धुएं देखते कराहत लहजे में पूछा। अंदर है। साहिर ने कहते नूर और लैन को दाद के हवाले किया, जबकि ब्रिगेडियर अपने मोबाइल पर एमएमएस देखने लगा। आप कहाँ साइर? वो उनसे आफाम के साथ जाते देखते शहर भागते उसके सामने आया। कुरुलैन कहाँ है? दाद ने आंखें फैलाकर उसे देखा, जबकि बाकी सब सामान के लिए अंदर बढ़े थे। उसे ही पाने जा रहा हूँ एक बार फिर। वो कहकर रुका नहीं, उन्हें शस्त्र छोड़े वहां से निकला। आलम क्या कह रहा है? अलिफ ये कहाँ जा रहा है? कुरुलैन कहाँ गई? क्या हमने देर कर दी? शेर भड़क कर बोला। अलीफ ने सबसे सूख चेहरे के साथ धुन में ओझल होती उसकी चौड़ी पुश्त
और पीछे जाते सूट बूट में हथियार लेस आदमियों को देखा और फिर शेर की आंखों को। ये आलम नहीं रहा। वो सिर्फ इतना बोला। हमें धोखा दिया है बीस तुमने, जमान को जला दिया है। जर्नल गुस्से से धारता हुआ बाहर आया, पर वहां सईद को ना पाकर वो सच में शशर रह गए। इसे फौरन ट्रीटमेंट के लिए ले चलो। दांत की सीने से लगी नूरुलैन को देखता शहरयार बोला। सर। हेलीकॉप्टर की कुछ फासले पर खड़ा वो आदमी स्याह कपड़ा लेकर साहिर के सामने आया, जबकि दूसरा सुर्ख कपड़ा हाथों में फैलाकर लाया। साहिर ने पहले उस सर कपड़े फिर अपने हंजर को देखा था, जिसमें कई हैवानों की ताकत थी। अब वो नहीं जानता था ये कौन थामेगा और उस पर किसका नाम लिखा जाएगा। उसने आहिस्ता से उस हंजर को उस कपड़े पर रखा तो सर को हम देते मुस्कुराते वो उसमें लिपट गए। उसके सर की हफीफ जंबिश को इजाज़त समझते हुए पीछे खड़े आदमी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे लेकर हेलीकॉप्टर में बैठे। साहिर की उस बंद आंखों के पीछे वो हंसी शहजादी का चेहरा ले रहा हो, जिस पर वो मुस्कुरा दिया, और उसे मुस्कुराते देखकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हेलीकॉप्टर के परों ने जब बुलंदियों को छुआ तब नीचे से शहरयार की गुर्राहट गूंजी। मत करो ऐसा साहिर। वो चिल्लाया, पर साहिर आलम उस रोक से आगे निकल चुका था। आलम मार देंगे तुम्हें। पीछे वो चीखें धाड़ें थीं, जबकि वो अपना सब कुछ लौटाने के लिए तैयार था, क्योंकि अभी तो उसे अपनी शहजादी को उजाले दिखाने थे कि कितनी रोशनी है दुनिया में। उसे डर था तो सिर्फ इसका कि उसके पीछे वो पागल सरपरी लड़की ना आ जाए, जिसे देखते एक बाप के साथ साथ जन्म लेते थे। उसके पीछे वो गजल ना आ जाए जिसे उसने बेटे की तरह संभाला था। बस वो चाहता था कि अब वो अपना बचाव कर सकते थे, इस काबिल थे कि अब उनकी तरफ बुरी नज़र उठाने वाले की आंख नोच लें तो अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और उसकी सिम्मी को खुश रखें। वो जानता था वो शिकवा करेगी, पर जब उसे उसकी शहजादी मिलेगी तो वो ज़रूर उसके ज़ख्म भर जाएंगे और उसकी नमाज़ें कुरान पाक की तलावत के बाद दुआओं में ज़रूर होगा। अब पीछे जो वो छोड़ कर जा रहा था वो उसकी इज़्ज़त का हासिल था, जिनकी मुस्कुराहटों को देखकर तन्हाई में याद करता हंसता था, जिनकी खुशी उसके लिए खुशी होती थी, वही उसकी ज़िंदगी का असासा थी। सिम्मी जी। वो दरवाज़ा नॉक करता बोला। उसके हाथ में ट्रे थी जिसे वो थामे खड़ा था। सिमी ने उसकी आवाज़ से ब्लैंकेट से चेहरा निकालकर दरवाजे को देखा। आरी, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? आप क्यों गुस्सा कर रही हैं सिम्मी जी? आपको अपने भाई के लिए दुआएं करनी चाहिए और आप रो रही हैं। वो खुद ही डोर खोलकर अंदर दाखिल होता खाने की ट्रे टेबल पर रखता बोला। सिमी ने घूर कर उसे देखा। तुम्हें जरा की जरा तमीज नहीं, किसी लड़की के रूम में बगैर इजाजत के अंदर नहीं आते। वो भड़क उठी। ओह, शुक्र आपने माना तो सही कि आप लड़की हैं, वरना तो उस दिन बेटे वाले सीन पर मैं सदमे में था। और ये तमीज़ क्या, हमारा तो पाला अलतमीज़ से पड़ा है सिम्मी जी। पर अगर आप चाहती हैं तो मैं अपनी अलतमीज़ छोड़कर तमीज़ सीखने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप सिखाएं। वो उस पर एक नज़र डालता नजरें रूम में घुमाने लगा। उसके इस अंदाज और बातों पर सिमी ने नासमझी से देखा और फिर खुद को देखने लगी। पहले तो उससे सटपटा कर अपने कंधों पर दुपट्टा सीधा किया और सर पर पहना। जाओ यहाँ से, उससे टुटुवाई नसें झुकाए कहा कि आरिफ की मुस्कुराहट फौरन सिमट गई और वो एक जिस्म में उस तक पहुंचा। सिम्मी जी। थोड़ी पर उंगली टिकाए उसे सर बुलंद किया। सिमी ने गुस्से से हाथ झड़क दिया उसका। मैं दुआएं कर रही हूँ, मेरी हर दुआ में मेरा शहजादा और शहजादी है आरिफ, वो मेरे जीने की वजह है। मुझे यूं नींद से जगाकर वो जाने कहाँ चला गया है। क्या उसे नहीं मालूम उसकी सिम्मी उसके बगैर खाना नहीं खाती? क्या वो नहीं जानता उसकी सिम्मी उससे बातें किए बगैर, उसकी शफकत भरे हाथों का लम्स सर पर महसूस किए बगैर नहीं सोती? क्या उसे नहीं मालूम जब वो सुबह आकर मुझे नहीं देखता, बाहर नहीं जाता? उससे तो कहा था कि वो जब मेरा चेहरा देखता है तो उसके दिन खूबसूरती से गुजरते हैं। तो अब उससे पूछो कैसे गुजर रहे हैं उसके दिन। मुझे बहुत दर्द हो रहा है आरी, उसे याद करके बहुत बेचैनी, बहुत तड़प है। पता नहीं कहाँ चला गया है। ऐसे कैसे कर सकते हैं अल्लाह पाक मेरे साथ? मैं भी तो उसकी बंदी हूँ, मुझ पर तरस क्यों नहीं आता उसे? क्या मैं सिर्फ इस दुनिया की दरिंदगी झेलने के लिए पैदा हुई हूँ? वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी, जबकि शस्टर शॉक्ड आरिफ उसके सामने बैठा गुम था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो बोले भी क्या, उसे समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। अलबत्ता उसकी खामोशी पर सिमी ने भीगी आंखें उठाई और उसकी आंखों में सवाल पढ़कर हल्का सा हंसी। ये जो अपने दिल के बेहद करीब होते हैं ना आरिफ, ये इंसान को झूठ बोलने, अनजान बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है।
मैं कभी नहीं भूली उस दरिंदों की दरिंदगी। मुझे खुद पर बीती एक एक अज़ियत याद है और मुझे अनजान बनना पड़ा। मुझे झूठ बोलना और बुलवाना पड़ा डॉक्टर से कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, पर मैं नहीं भूली कुछ। मुझे अपने जान से ज़्यादा प्यारे भाई के लिए भूलना पड़ा सब कुछ। उसे हँसाने मुस्कुराने के लिए मैं सब भूल गई। उस इसकी आरिफ की आंखें लाल अंगारा हो गई। भाई बहन भी कितनी नेमत है। भाई को तकलीफ हो तो भाई दूसरों की जान निकालने पर आ जाता है और बहन भाई की मुस्कुराहट के लिए सारी अजीतें खामोशी से झेल लेती है। आप रोए नहीं सिम्मी जी, मैं सब आपको भुला दूंगा। वो उसका हाथ बड़ी जोर से थामते बोला। समिया ने रोना छोड़कर हैरत से उसे देखा। आप ये खाना खा लें, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। जब आऊँ तो आप मुस्कुराती मिले मुझे। उससे गाल को थपथपा कर कहता वो उठा। तुम कहाँ जा रहे हो लड़के इस वक्त, और क्या भुला दोगे मुझे? मतलब कैसे? उसके इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजीं। आर्य मुस्कुराता रुका और मुड़कर स्वेट शर्ट की आस्तीनें फोल्ड करता उसे अपनी सुखड़ी आंखों से देखने लगा। सिम्मी जो उसे देख रही थी, गुस्सा पीती नसें चुरा गई। निकाह माँ बदौलत, यानी मैं शरीफुल आरी अपनी अल सिम्मी जी से निकाह कर रहा हूँ, वो भी कल सुबह। वो चलता बेड के पास आया और मुस्कुराते हुए नरमी से बोला, जबकि सिम्मी जो उसे सुन रही थी सुन हो रह गई। लग गया ना शौक। बस क्या करें, मैं बंदा ही ऐसा हूँ कि शौक पर शौक करना मेरी आदत है और आपसे प्यार करना मेरी जीसत का हासिल। वो मुस्कुराता उसकी आंखों में झांक कर गंभीर जज्बात से चूर लहजे में बोलता, उसके कांटों पर घसीटिया। तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा है? क्या बकवास किए जा रहे हो? मुंह तोड़ दूंगी अगर आइंदा ऐसी बकवास मेरे सामने की। और कुछ नहीं तो बदतमीज लड़की अपनी उम्र ही देख लो। वो गुर्राई। आरे भी संजीदा होकर उसे देखने लगा। क्या हुआ है मेरी उम्र को? अच्छा खासा जवान मर्द हूँ, और बदतमीजी मैंने अभी कहाँ की है? ये तो सरासर इल्ज़ाम है सिम्मी जी। वो मासूमियत से बोला। सिमी का दिल किया उसका मुंह नोच ले। मतलब पागल था ये लड़का जो अंधा बनकर उसके पीछे पड़ गया था। जाओ यहाँ से, निकलो मेरे रूम से। तुमसे बात करना ही फजूल है, फजूल दिमाग से आ रही इंसान। वो कहती मुंह फेर गई। क्या आपको मेरी उम्र से प्रॉब्लम है? वो काफी संजीदा सपाट लहजे में बोला। सिमी ने नागवारियत से देखा। हाँ है, यही प्रॉब्लम है। अब बस। वो चिल्लाई। आरिफ ने देखते हुए निचला लब दांतों में दबा लिया। अब क्या है, जाओ यहाँ से, तल्ख होकर बोली। उसे यूं खड़े देखकर सर पर उसे उलझन होने लगी। तभी पलकें झपका नमी अंदर उतारने लगी थी कि अचानक उसका सांस रुका। दफातन उसे बेड पर धकेलिए वो उसके दोनों बाजू पर हाथ रखे उस पर झुकाया। सिमी आंखें फैलाए खुद पर झुकी उसे बेयकीनी शशर होकर देख रही थी। यही सोचती हैं आप क्या? अब छुड़वा कर दिखाएं खुद को। मुस्कुराती आंखों से उसे देखते हंसा। अब छुड़वाएं, कहाँ खो गई? बहुत ही बड़ी है ना आप मुझसे। मैं तो दूध पीता बच्चा हूँ, मेरे तो अभी दांत भी नहीं उगे। उससे दांत पीसकर तंज किया, जबकि वो सांसें रोके पड़ी थी। और कहाँ उससे इस कदर जरूरत की तवक्का रखती थी कि वो ऐसे करेगा। वो तो उसे नजर भर के देखता नहीं था और अचानक उससे गर्म दुखती सांसें चेहरे पर महसूस करते उससे डर से आगे मेज कर फड़फड़ाना चाहा। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? मैं तुमसे अब अगर आपने ऐसी फजूल बात की तो मैं अभी की अभी निकाह पढ़वा दूंगा हमारा। आलम को तो वैसे भी मंजूर होगा। मेरे जैसा अल शरीफ बंदा उसे बहनोई मिल जाए तो वो नाज करेगा खुद पर और फख्र करेगा अपनी किस्मत पर। और आपसे तो मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए सिम्मी जी, वो मोहब्बत जो मेरे इश्क में पाई जाती है। उम्र, ख्वाहिशात, ज़रूरत को मत देखें, मैं बहुत खुश रखूँगा आपको। वो उसकी मीठी आंखें देखकर सरगोशी में कह उठा। तभी सिसकते हुए सिमी ने अपने बाजू से लाया और उस पर ब्लैंकेट फैला दिया। आरिफ को अफसोस तो हुआ पर वह खामोश रह गया। सिम्मी, बकवास बंद करो और दफा हो जाओ। नहीं करूंगी तुमसे शादी, समझे? मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो एकदम बेपर कर उड़ रही और पास पड़ा कुशन उठाकर उसे मारो। ठीक है, ऐसे तो ऐसे सही। मैंने आपसे 1000 बार पूछा पर आपने इनकार ही किया। पर मैं इस इनकार को नहीं मानता क्योंकि मुझे आपसे ही शादी करनी है। मैं अपने बच्चों को जल्द ही बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता हूँ। जो मैं नहीं कर सका वो अपने बच्चों को करते देखना चाहता हूँ। खुशियाँ चाहता हूँ और मैं जानता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है, ईमान है, मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। आपकी अजियत पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखूँगा। पर आप मानने को तैयार नहीं सो। ये अल आरी इस नतीजे पर पहुंचा है, कल सुबह हमारा निकाह होगा और बहुत जल्द आप मेरे संग खिलखिलाने लगेंगी। अब जब आलम वापस आएगा तो आपको खुश देखकर ज़रूर मुझ पर फ़ख्र करेगा।
वो एक ही सांस से बोलता उसे देखने लगा, जिससे थूक निकलना मुहाल हो रहा था। तुम जानते नहीं हो मेरे भाई को, काट देंगे तुझे, वो चीखी। आह, कसम से क्या फिल्मी डायलॉग बोला है। मैं भी यही चाहता था कि कुछ बदलाव आए। और सेट हो गई ना आप आरिफ की हीरोइन की सीट पर। उससे कहका लगाते कहा। रही बात आलम की, तो उसने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा था। सो मैं उसे कह दूंगा कि मेरा ख्याल रखने वाला यही स्टाइल है, कि आलम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। मेरी सादगी देखो, मैं क्या चाहता हूँ। वो खिलखिलाकर हंसा। सिमी बुत बनी उसे देख रही थी। ये तो कोई और ही बदतमीज दिमाग से आरी लग रहा था। आलम कब आओगे? वो घुटनों में मुंह छुपाए सिसकी। आप जिद ना करें सिमी जी। वो तड़प कर करीब आया कि वो चिल्लाई, खबरदार मेरे करीब भी आई या मुझे छुआ। उससे उंगली उठाकर वार्न किया। आरिफ लब भींच कर वहीं रुकता गहरा सांस भरकर उसे देखने लगा। जिद से कुछ नहीं होने वाला। इससे खुश रहें और उठकर नमाज पढ़ें। रही बात छूने की, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी कल तो आप मेरी होने वाली हैं, फिर देखिएगा क्या क्या होता है। मायने हेसी से कहते खुद को घूरती सिम्मी को देखकर आंख दबाई। उसकी तो जैसे सांसें थम गईं। चलें, डरे नहीं। मैं एक काम से जा रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। जब तक आप ये खाना ख़त्म करें। नहीं तो मुझे खिलाना आता है, और जब मैं खिलाऊंगा उससे आपको तकलीफ होगी कि छुआ क्यों। वो ट्रे उठाकर उसके बेड पर सामने रखता बोला। सिमी ने खामोशी से देखते हुए खाना करीब कर लिया और आरिफ उस पर एक जान लुटाती नजर डालते वहां से निकला। हाँ बोलो नज़ीम। रूम से निकलते उसने बचता मोबाइल जेब से निकाल कर देखा तो अपने आदमी का नंबर देख पिक करते हुए बोला। सर, एसएसपी बुरहान ने कमिश्नर को ख़त्म कर लिया, और मिस्सी लेडी बॉस उनकी बेटी के पास बैठी हैं। ठीक, अच्छा मैं देखता हूँ। वो कहता मोबाइल रखकर गेट लॉक करता वहां से निकला, जबकि पीछे लातादार गार्ड फोर्स खड़ी थी। धमके हुक्म पर वो रमशा को ढूंढने उसके घर गया था, पर वहां से सिर्फ उसकी मामा मामी की लाशें मिली थी, जबकि खुद वो गायब थी। और अब वो उसकी ही तलाश में था कि वो उसके हाथ चढ़े तो वो उसे सीधा ऊपर पहुंचाते बगैर टिकट के। उस सुतेली नागिन की खबर तो बाद मिलनी थी। इस वक्त तो उसके दिमाग में आलम छाया हुआ था। पता नहीं कैसे लड़ा होगा उन दुश्मनों से, जो ना सिर्फ इस मुल्क के दुश्मन थे, बल्कि उसके और उसकी शहजादी के भी थे। आर यू श्योर शेर कि हमें तुम्हारे घर जाना चाहिए? मतलब कि भाभी काफ़ी नाजुक मिजाज हैं। अगर उन्होंने इसे ऐसी हालत में देख लिया तो खौफजदा हो जाएंगी। शेरयार की घोड़ी पर वो तफसील से बोला। उसकी आंखों में परी का सरापा घूमते ही लबों पर गहरी मुस्कुराहट छा गई। ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं डरेगी। बल्कि इस वक्त नूर को अपनों की ज़रूरत है। और अब आंटी बी तो, आई एम सॉरी, पर हकीकत यही है। उससे बात बीच में छोड़कर कहा। दाद अपने वजूद में उठती टीसू पर लब भींच गया। वो अपनी गोद में सर रखे बड़ी नूरुलैन को देखा, जिसके माथे पर दाद की शर्ट की पट्टी बंधी हुई थी। गाड़ी शहरयार चला रहा था, जबकि पीछे गोद में सर रखे बड़ी नूरुलैन और दाद था। जैसा बेहतर लगे फिर निकलना है। वो कहते सर सीट पर टिकाकर नूर का चेहरा देखने लगा, जो जख्म से नीला था। दफातन उसकी आंखों में वो मंजर ले रहा हो जब वो उसके रूम में गया था खड़ी लेने। वो शादी का घर, वो घर में भरे बड़े मेहमान, मुस्कुराती उसकी माँ, हंसा फखर से सर बुलंद किए चलता उसका बाप, उसका हंसा भाई मुतबस्सिम से भी। बारी बारी सब उसकी नज़रों में घूमने लगे। उससे अजियत से अजियत पीते आंखें मीच ली। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? आलम का दुनिया से तारुफ सामने आ जाएगा, या सर उसे ऐसे ही खुफिया रखेंगे लोगों से? आलम के चले जाने के बाद वहां से बाकी के लोग पाकिस्तान लौट आए थे। वो भी ब्रिगेडियर की बात पर कि ये जंग सिर्फ आलम की नहीं, मुल्क की है, बुराई की है। इसमें हमें ज़रूर साथ देना है। उन्हें इजाज़त मिली थी नूर की हालत देखते उसे अपनों के पास छोड़ने की, और अब वो इस्लामाबाद शहरयार मलिक के घर जा रहे थे ताकि परी के हवाले नूर को कर सकें। अगर वो खुफिया रखते हैं बीस्ट को दुनिया से, तो समझो हमारे ताल्लुकात कभी खराब नहीं होंगे बीस्ट और उसकी टीम से। अगर नहीं हुआ तो समझो बीस्ट से हमारे ताल्लुकात हमेशा खुशहाल नहीं रहेंगे। वो पाक का बीस्ट नहीं रहेगा। मैंने रूम सेट करवा दिया है तुम्हारे लिए। उसकी बात पर दाद ने चौंक कर आंखें खोली और मिरर में उसकी आंखों में अपनी लहूनुमा काली आंखें गाड़ दी। एक। वो नागवारियत से बोला। हम्म क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि तुम इसके पास रहकर इलाज करो। वो संजीदगी से बोला कि दाद तल्ख से हंसकर खामोशी रहना बेहतर समझा। सर, मैम आई हैं।
अरमान ने उसे कॉरिडोर में अपनी तरफ तेजी से आते देखकर भागते हुए सरगोशी में बताया। कौन सी मैम? बुरहान हैरान होकर पूछने लगा। सर, वो आपकी बीवी। उसे फिर से सरगोशी से बताया, जबकि बुरहान साकित हो गया। बीवी? बड़बड़ाहट पर उसे नजरों में चनाक से मुस्कान का सरापा लहराया। लबों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट आने दी। क्यों आई है? वो गुस्से से बोला, पर ये तो वही जानता था कि कितना खुश हुआ है उस जालिम औरत की वापसी का सुनकर। मुस्कुराहटें बिखर गई, कदमों में तेजी आ गई और वो रूम के सामने खड़ा हुआ। उसकी धड़कनें साकित थीं। उसके मोबाइल पर एमएमएस आया हुआ था, पर उससे नहीं सुना। सोचा था फुर्सत से देखूंगा, पर शायद अब ज़रूरत पड़ गई थी सुनने की। वो दरवाज़ा खोलकर दबे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। वो रुलैन के जाने के इतने अरसे बाद आज फिर अपनी धड़कनें बिखरी हुई महसूस हो रही थीं। बगैर उसकी तरफ देखते उसे अंदर से रूम लॉक किया। वो नजरें उसकी तरफ उठाई कि मुंह बहुत रह गया। सामने ही वो दुश्मनी जहाँ चेयर पर बैठी, बेड पर सर रख के सोई हुई थी। सर पे पहनी टोपी और कंधे, चेयर पे बिखरे सुनहरे बाल। फेरी? वो मुस्कान के पास बैठी उसके मुस्कुराए देखते फेरी को देखता शशडर हुआ। श्श, पापा, मामा सो रही हैं, आवाज़ ना करें। वो मेरे लिए सारी रात जागती रही हैं। पेरी ने ड्रिप लगे हाथ की छोटी सी उंगली सर लबों पर रखी। उसे होश में देखते बुरहान ने खुशी से लब आपस में भींच लिए और पल को आंखें मीच कर ऊपर उस जात का शुक्र अदा किया कि उसने अपनी रहमत उसे लुटा दी। बुरहान चलता हुआ उसके पास आया और आहिस्ता से मुस्कान को चेयर से उठाकर एक साइड रखे 3 सीटर सोफे पर डाला। वो उसका बाजू उसकी गर्दन से निकालने वाला था जब नसें उसकी पलकों पर ठहरी। उसका दिल किया थप्पड़ मारकर उसका मुंह सुर्ख कर दे, जो उसकी एक दफ़ा कहने पर चली गई थी। यूं कहीं दूर के उसके साय के जाते ही वो पीछे जरा जरा सा हो गया। उसके सोए हुए तीखे नखूश से बामुश्किल नसें चुराते वो उसके सर के नीचे कुशन ठीक करता सीधा हुआ कि नजरें उसकी बेल्ट में लगी गन पर गई। उससे हाथ बढ़ाकर निकालना चाहा कि तभी मुस्कान का हाथ उसकी कलाई में गया। तो उससे ही लम्हे वो शस्त्र था जब उसकी नब्ज पे ब्लेड रखे सुनहरी सुर्ख आंखों से उसे देख रही थी। बी केयरफुल स्वामी, वो जब आकर बोली। बुरहान ने लब भींच कर हाथ पीछे कर लिया और उसके ऊपर कोट सेट कर दिया। अना के पेशेंट, वो बड़बड़ाई और आंखों पर बाजू रख लिया। बुरहान को उससे ये उम्मीद नहीं थी। तभी दिल मिलाकर उसे देखा, पर वो सोने लगी थी। नफ्सियाती मरीज। उससे भी गुस्से से बुलंद आवाज कहा और फेरी की तरफ मुड़ा जो उसके पलटने पर अपनी बाहें फुला चुकी थी। बाबा, दादा दादू कहाँ हैं? सिसकती हुई फेरी उसकी बाहों में समाई। मर गए हैं। बुरहान की बजाय पीछे मुस्कान की आवाज़ आई। फेरी की आंखें फैल गईं खौफ से, जबकि बुरहान ने गुस्से से उसे घूरा। तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो। उससे चबाकर पूछा, जिससे मुस्कान ने नफी में सर हिलाया। तुम इसे बहादुर बना सकते हो, ना कि डरपोक, जो जरा सी आवाज़ों पर इतने दिन बेहोश रहे। वो तलही से बोलती उठ बैठी। उसके तलखी पर बुरहान ने उसके लबों को देखा जिससे वो कांटे छाड़ रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था क्या कि वो उसके माँ बाप थे, जिनके बारे में वो इतनी आसानी से कह रही थी मर गए। कुछ तो एहसास होता है इंसान में। वो तुम्हारे सास ससुर थे, तमीज से भी बता सकती हो। सास ससुर ने कभी ये तो तस्लीम किया नहीं कि ये उनकी पोती और मैं बहू हूँ। वो गुस्सा होने लगी। रिलैक्स। वो तस्लीम कर चुके थे, उन्होंने फेरी को तस्लीम कर लिया था। और अब क्या तुक बनती है बहस की? वो तो जा चुके हैं। बुरहान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे उसे। वेल, आप क्या कह सकते हैं, पर उन्होंने ना मुझे तस्लीम किया ना ही मेरी बेटी को, और ये हकीकत है जिसे आप छुटला नहीं सकते। सिर्फ अपने बेटे के लिए उस लड़की को आपकी ज़िंदगी में शामिल करना चाहा, ये सामने रखते हुए कि वो पढ़ी लिखी खानदान वाली, अमीर, वेल सेटल्ड, बैकग्राउंड मजबूत आला किस्म का था। और जाहिर बात है, ऐसी लड़की मिली तो आप भी शादी के बाद दूसरा प्यार समझकर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला पढ़कर नई शुरुआत करते थे। और आपके बच्चे फैमिली फिर कहाँ, इस यतीम की अहमियत रहनी थी। आपकी अम्मी जी का ख्वाब पूरा हो जाता, और वो बीवी साहिबा कहाँ बर्दाश्त करती कि अपने मुन्ने छोड़कर दूसरे को प्यार करो। और कहीं यहाँ आपको भी अपने बच्चे से ज्यादा लगती। वो कहती उठकर वॉशरूम में चली गई फेस वॉश करने। बाबा, मामा सच कह रही हैं? तेरी ने कमजोर सी उसके आगोश में छुपाते हिचकी लेकर पूछा। बुरहान सुर्ख पड़ती आंखें मीचे लब उसके सर पर रखे खामोश खड़ा था। इसकी नज़र में मैंने अपना इमेज खराब किया है, या वो सोचती है मुझे ऐसा?
वो खुद से सवाल करने लगा और फेरी के सवाल पर हूँ करते सर हिला दिया। आप सैड मत हो बाबा, मेरे दादा दादू भी जन्नत में जाएंगे, मेरे अम्मा अब्बा की तरह। वो दुआ के लिए अपने छोटे हाथ उठाती मध्यम आवाज़ में अल्लाह से मगफरत और जन्नत की दुआ मांगने लगी। बुरहान ने नम आंखों से मुस्कुराते उसे खुद में भींचकर आमीन कहा तो वॉशरूम से बाहर निकली। मुस्कान भी आमीन कहने लगी। इस बार बुरहान ने उसकी तरफ नहीं देखा क्योंकि जानता था वो बहुत जालिम है, फ़ौरन दिल जलाएगी। आपके अब्बू साहब ने बताया नहीं कितने पैसों का अब क्या करना है? आई मीन कि माशाल्लाह इतनी दौलत जमा कर गए हैं और मालूम ही नहीं कहाँ खपानी। वो हंसती हुई बोली। बुरहान ने गुस्से से उसे देखा। आखिर चाहती क्या हो? नमक छिड़कने आई हो? वो नीची आवाज़ में कर जाऊँ। आप दोनों कभी हंसकर बात कर सकते हैं प्लीज़? अपने माँ बाप का मुंह देखते हुए बौखलाई इल्तिजा करती बोली। मुस्कान ने खामोश नजरें फेरी पर डाली जो उसे मोहब्बत से देख रही थी। ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, मैं तो करती ही नरम लहजे में बात हूँ। हमारी नेचर ऐसी ही है कि गुस्सा कर ही नहीं पाते। वो पुरजोर से फेरी को बताने लगी जो खुद सुनकर मुस्कुरा दी। मैं क्या चाहूंगी आपसे एसएसपी, हमने तो कभी नमक को छुआ नहीं, छिड़कना दूर। ये तो बस मैं बता रही थी आपको कि दौलत शोलत तो साली यहीं पड़ी है, काम वही। गज भर की जमीन का टुकड़ा आया और हैरत की बात है वहां सबके साथ लोग मिट्टी में सो जाते हैं। पता नहीं यहाँ क्यों इतना फर्क बनता हुआ। खैर छोड़ो, मुझे लगता है मैं दिल जलाने में एक्सपर्ट हो गई हूँ। मैं छोटी पैकेट को देखने आई थी, चलती हूँ। वो टोपी पहनती फेरी के पास आई और उसे रोते देखकर सीने से लगा दिया। बुरहान उसके पीछे खड़ा सर को देखता उसके अल्फाज को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं आ जाऊंगी, कुछ काम है। शाबाश मामा की जान, रोते नहीं, बहादुर बनकर दिखाओ। लाइक यू मामा। वो सिसकती सर उठाकर उसे देखती बोली। मिस्सी पहले चौंकी फिर हंस पड़ी। यस स्वीट हार्ट, लाइक मी। वो उसके दोनों गाल चूमती गोया हुई जबकि पुष्प पर उसकी गर्म सांसें नजरों की तपिश शिकवे वो महसूस कर रही थी पर बिल्कुल अनजान बनकर। कहाँ जा रही हो? वो गुस्से से उसकी कलाई पकड़कर भड़का। और पहले इतने दिन कहाँ थी? मुस्कान ने हैरत से यूं अप्रोच खाकर कुछ उसके हाथ को फिर उसकी आंखों में देखा कि वो दांत कचकचाकर पकड़ में सख्ती करी। कहीं भी। और आप कौन होते हैं पूछने वाले? हाँ, क्या आपने बुलाया था मुझे? आपने बताया था मुझे कि आपके माँ बाप मर गए हैं या आप अकेले हो गए हैं या ये कि मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज है? नहीं ना? फिर किस हक से पूछ रहे हैं? देखिए एसएसपी साहब, आपकी अना की बड़ी मजबूत दीवार है जो हम गरीबों से गिराना बहुत मुश्किल है। इसे सिर्फ आप ही लात मार सकते हैं। और रिमेंबर स्वामी, जब तक आपकी ये अना नहीं जाती तब तक मुझे मत बुलाइएगा। मैं अपनी इज्जत नफ्स से ही रुंधवा सकती। नाउ डू यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स? लेने आओ ऐसे जैसे बीवी को मान इज्जत से लाया जाता है। पर पहले कॉल करना, फिर मनाना और डेट पर ले जाना। उसके बाद कोई प्रोग्रेस सोचने। अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। दो उंगलियों का सलाम भेजती वो उसे साकित छोड़कर उसकी आंखों की प्यास बुझाए बगैर टिक टिक की आवाज़ उसके समातों में छोड़ती वहां से निकलती चली गई। क्या आप उन्हें नहीं लाना चाहते पापा? पेरी ने बेटी होकर उसका मजबूत हाथ उसके हाथ में लेकर पूछने लगी। बुरहान होश में आता उसके छोटे मगर कमज़ोर हाथों में अपना हाथ देकर उसकी आंखें चमक गईं। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपकी अम्मा बना चुके हैं। इस बदतमीज को लाना तो पड़ेगा। जबरन मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से भींचा। अच्छा सुनो एसएसपी, उस डॉक्टर को ऐसे मत छोड़ना। अगर उसे पनिशमेंट ना मिली तो मैं उसे अपने तरीके से दूंगी और आई एम श्योर वो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। इसलिए उस बेगैरती को अच्छा सबक सिखाना। वो मोबाइल पर नसें टिकाए आधी रूम में दाखिल होती बोली। क्यों, डॉक्टर को क्यों पनिशमेंट देनी है? वो हैरान फेरी को अनजान होकर कंधे उचकाते देखकर उससे बोला और उसका एटीट्यूड ही अपना था। बात खत्म करके बगैर उसकी सुने मोबाइल से उलझती वहां से निकलती चली गई और पीछे वो अरे कहता रह गया। आप जेल वालों से पूछ लेना। फेरी ने आइडिया दिया। बुरहान ने सर हिलाते मोबाइल निकाला और उसकी बात को समझने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल की और वहाँ उस डॉक्टर की लापरवाही का सुनते उसकी आंखें अंगारा जबकि दांत पर दांत चमकने। ये तो कल अफगानिस्तान में थे ना, फिर यहाँ इस्लामाबाद कैसे पहुँच गए? क्या आलम वापस आ गया है? वो हैरान परेशान सोचती मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंकते सोचने लगी। पीछे उसका आदमी बैठा था हथियार समेत जबकि उससे गाड़ी का रुख आलम विला कर लिया।